जय हिंद दोस्तों, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, अपने सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने लास्ट पार्ट में आपको क्या करा दिया था, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 4। इस पार्ट में मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 5। मेरा 5 बात करता है विद रिस्पेक्ट टू रीबैलेंसिंग एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको समझाया था रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में जिन कंपनीज का मार्केट कैप कम हो गया है उसे हम निफ्टी से निकाल देंगे, और जिन कंपनीज का मार्केट कैप अच्छा हो गया है उन्हें हम इंक्लूड कर देंगे। तो हमने देखा भी था कि अब शायद टाटा पावर अदानी पावर शायद निफ्टी का पार्ट बन जाए, और विप्रो क्या हो जाए, विप्रो शायद निफ्टी से आउट हो जाए। इन दी सेम मैनर शायद डेविस लैब निफ्टी के अंदर इंक्लूड हो जाए, एंड HDFC लाइफ को हम क्या कर दें, निफ्टी से बाहर कर दें। फिर बचने का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल इक्वल वेट में आपने क्या कहा था कि हर कंपनी का वेट क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में अगले दिन शेयर खुले, सबकी कीमतें चेंज हुई, सबके वेट्स चेंज हो गए, अब हमें वापस से अपने सेम वेट पे लेके आना है, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं रीबैलेंसिंग। या एक और तरीके का भी रीबैलेंसिंग का एग्जाम्पल देते हैं। विप्रो का मार्केट कैप है 50,000, तो विप्रो जब जाएगा तो 50,000 वाली कंपनी आउट हो जाएगी। नई वाली कंपनी का मार्केट कैप मान के चलते हैं 90,000 करोड़ है, तो हमें इसमें कितने रुपए लगाने हैं, 90,000 लगाने हैं। ठीक है, यहां से हमारे पास पैसे कितने आएंगे, सिर्फ 50,000। बाकी 40,000 कहां से आएंगे, जो हमारे पास 49 स्टॉक्स हैं हम उन्हें भी सेल करेंगे टू द ट्यून ऑफ 40,000। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 90,000 करोड़। वो 90,000 हम किस में लगाएंगे, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू अदानी पावर। सो पॉइंट टू बी नोटेड। बैलेंसिंग का मतलब क्या है, बैलेंसिंग का मतलब है जो नई कंपनी आ रही है उसका वेट ज्यादा है, जो जा रही है उसका वेट कम है, आपको ऊपर वाली सिक्योरिटीज को भी क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो निफ्टी के केस में रीबैलेंसिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी हैपन एवरी 6 मंथ। फिर सवाल आता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस के यूजेस क्या है। नंबर 1, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट सेंटीमेंट। अभी पीछे US ईरान वॉर चला, निफ्टी एकदम से गिर गया, तो निफ्टी क्या बताता है, निफ्टी मार्केट के सेंटीमेंट्स को बताता है। सेम वाइज जब हमारी ट्रेड डील हुई थी US के साथ, तब एकदम से निफ्टी भागा था, तो क्या बताता है, मार्केट के सेंटीमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर जितने भी एक्टिव फंड मैनेजर हैं, मान के चलिए एक स्कीम है जिसका नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। अब हमें ये देखना है, ये जो फंड मैनेजर है जो हमारे पैसे को मैनेज कर रहे हैं इस स्कीम में, वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस को हम कैसे बेंचमार्क करते हैं, जो एक्टिव फंड मैनेजर है उनकी परफॉर्मेंस को निफ्टी के बेसिस पे बेंचमार्क करा जाता है। ये बताया जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या गंदा। मान के चलिए निफ्टी की रिटर्न ही 12% है, एक्टिव फंड मैनेजर की रिटर्न 9% है, तो एक्टिव फंड मैनेजर अपना काम अच्छा कर रहा है या गंदा कर रहा है, तो वो अपना काम गंदा कर रहा है। हम चाहते हैं हमेशा एक्टिव फंड मैनेजर क्या करे, पैसिव फंड्स को हमेशा बीट करे। फिर इंडेक्सेस का एक और पर्पज होता है, दैट इज लॉन्च ऑफ ETF या दैट इज लॉन्च ऑफ पैसिव फंड्स। नाउ माय काउंटर इज इट पॉसिबल टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50? आंसर इज येस। आप निफ्टी में पैसा लगा सकते हो, लेकिन कैसे, आपको निफ्टी 50 के क्या बाय करने पड़ेंगे, ETFs बाय करने पड़ेंगे। तो बच्चे ने कहा इसका मतलब क्या है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक कंपनी है जिसका नाम है ICICI, ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसका आपको एक फंड बाय करना है जिसका नाम है निफ्टी 50 ETF, और मान के चलते इसकी वैल्यू मार्केट में है 100 रुपये। अब इसका मतलब क्या है, जितना निफ्टी भागेगा उतना ही ये ETF भागेगा। जितने भी इंडेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं उन सबके ETF होते हैं, जितना निफ्टी भागेगा उतना ही ये भी भागने वाला है। सो अगर आपको बाय करना है तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 50 के ETFs बाय कर सकते हो। दैट मीन्स इंडेक्स का एक और पर्पस भी है, दैट इज गोइंग टू बी टू लॉन्च ऑफ पैसिव फंड्स। एक बार देखते हैं। अब मेरे पास एक है ICICI ETF, दैट इज गोइंग टू बी निफ्टी 50 ETF। अब इसमें आपको कितने रुपए लगाने हैं, दैट इज गोइंग टू बी 260। जितना निफ्टी भागेगा उतना ये भी क्या करने वाला है, उतनी ये भी रिटर्न आपको देने वाला है। So what are the purposes of indexes? Number 1, it is a reflection of market sentiment. Number 2, to benchmark the performance of active fund manager. And third, to launch of passive strategies या to launch of passive funds. उनके लिए भी क्या यूज करते हैं, उनके लिए भी हम इंडेक्सेस को यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंडेक्सेस के पर्पस क्या है, आपको इक्विटी में पैसा लगाना है, आपको कॉमोडिटी में पैसा लगाना है। तो हमने कहा निफ्टी 50 में पैसा लगा दीजिए,
इज निफ्टी 50 एंटायर इक्विटी? आंसर इज नो, इट इज प्रॉक्सी टू एंटायर इक्विटी। तो ये क्या होते हैं? इट इज प्रॉक्सी फॉर एसेट क्लास इन एसेट एलोकेशन मॉडल। इस लाइन का मतलब क्या है? आपके क्लाइंट ने आपको मैंडेट दिया कि आपको पैसा इंडियन इक्विटी मार्केट में लगाना है, आपने निफ्टी 50 ETF बाय कर लिए। नाम है काउंटर इज, आपने इक्विटी को कैसे रिप्रेजेंट करा? बाय बाइंग निफ्टी 50। इज निफ्टी 50 एंटायर इक्विटी? आंसर इज नो, बट इज इट प्रॉक्सी टू एंटायर इक्विटी? आंसर इज यस। तो हमने क्या करा? वर्ड प्रॉक्सी इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सी का मतलब निफ्टी 50 असली में एंटायर इक्विटी मार्केट नहीं है, बट हाँ, क्या एंटायर इक्विटी मार्केट के बराबर है या उसका रिप्रेजेंटेटिव है? आंसर इज यस। सेम वही सब आगे पढ़ोगे। स्टॉक्स में सिस्टमैटिक रिस्क होता है, वो सिस्टमैटिक रिस्क को बीटा कहा जाता है, और बीटा का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ माय स्टॉक विद द मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट। नाउ अगेन इस फॉर्मूले में मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब होता है एंटायर स्टॉक मार्केट। हम किसको यूज करते हैं? निफ्टी 50। दैट मीन्स निफ्टी 50 used as proxy to calculate systematic risk of a stock। स्टॉक में कितना सिस्टमैटिक रिस्क है वो भी हम कैसे निकालते हैं? वो भी हम निफ्टी की मदद से निकालते हैं। तो निफ्टी के 5 यूजेस। नंबर 1, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट सेंटीमेंट, ये मार्केट के सेंटीमेंट्स को बताता है। नेक्स्ट, फॉर लॉन्च ऑफ पैसिव फंड, पैसिव फंड्स को लॉन्च करने के लिए। एक्टिव फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करने के लिए। प्रॉक्सी फॉर एसेट क्लास इन एसेट एलोकेशन मॉडल एंड प्रॉक्सी फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। पॉइंट टू बी नोटेड, जब तक वो प्रॉक्सी नहीं देगा तब तक वो करेक्ट आंसर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं इंडेक्सेस आर यूज्ड इन एसेट क्लास मॉडल। जब तक वो वर्ड प्रॉक्सी नहीं देगा तब तक वो करेक्ट आंसर नहीं है। फोकस किस पे करेंगे? देयर शुड बी अ वर्ड प्रॉक्सी इन दी ऑप्शन, तभी हम उस ऑप्शन को क्या करेंगे? मार्क करेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 7 बात क्या करता है? टाइप ऑफ इक्विटी इंडेक्सेस। कितने तरीके के इक्विटी इंडेक्सेस होते हैं? एक को बोलते हैं ब्रॉड मार्केट। ब्रॉड मार्केट का एग्जांपल निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, पूरी की पूरी मार्केट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपके आते हैं सेक्टोरियल इंडेक्सेस। ये किसकी बात करते हैं? एक सेक्टर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी ऑटो। फिर आपका आता है स्टाइल इंडेक्स। स्टाइल इंडेक्स का मतलब है, सबसे पहले क्या करेंगे? कंपनीज को डिवाइड करेंगे ऑन द बेस ऑफ मार्केट कैप, एंड फिर डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और ग्रोथ। नाउ इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं। इसका एक एग्जांपल है स्टाइल का, दैट इज गोइंग टू बी निफ्टी 50 वैल्यू 20। ना इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमने कहा आप हमें टॉप 50 कंपनी दे दीजिए एज पर फ्री फ्लोट मार्केट कैप। मार्केट कैप के बेसिस पे 50 कंपनी आ गई। इन 50 कंपनी में से हमें वो कंपनियां बताओ जो 20 सबसे सस्ती हैं मार्केट में, हम उन स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे। इंडेक्स का नाम क्या बन गया? निफ्टी 50 वैल्यू 20। सबसे पहले कंपनी को किसके बेसिस पे डिवाइड करा? मार्केट कैप, फिर वैल्यू और ग्रोथ। वैल्यू का मतलब है वो स्टॉक्स जो मार्केट में काफ़ी सस्ते हैं। ग्रोथ का मतलब वो स्टॉक्स जो मार्केट में काफ़ी महंगे हैं, और इसलिए महंगे क्योंकि आगे में जाके क्या आने वाली है? ग्रोथ आने वाली है। नाम है काउंटर इज। अगर आपको एक कंपैरिजन में करा के दूँ, बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है। मान के चलते हैं आपने अपना सारा पैसा शुरू से लगाया था निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में। तो निफ्टी में आपको कितने की रिटर्न मिली है? निफ्टी में आपको रिटर्न मिली है बेटा 12.38%। स्टिल स्टार्टिंग, जब से निफ्टी बना है, निफ्टी 1995 1996 में आया था, वहाँ से अभी तक निफ्टी की क्या रिटर्न है? 12.38। वॉरेन बफेट हमेशा क्या एडवोकेट करते हैं? दैट यू शुड इन्वेस्ट इन वैल्यू इन्वेस्टिंग। इज इट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स? आंसर इज यस। इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी 50 वैल्यू 20। 20 ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में काफ़ी चीप वैल्यूएशन में अवेलेबल है। क्या उसका भी इंडेक्स है? यस। अब ज़रा उसकी रिटर्न चेक करिए। निफ्टी 50 वैल्यू 20 का रिटर्न कितना है? दैट इज गोइंग टू बी 17.59। सो आई ऑफन से दैट कल इंटरव्यू में आपको बोला जाएगा हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो आप क्या बोलिएगा? अगर आप कोई भी स्टॉक का नाम लोगे आप फंस जाओगे। सो व्हाट इज द बेस्ट वे? आप ये कह सकते हो, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग माई मनी डायरेक्टली इनटू अ पर्टिकुलर स्टॉक,
बेटर है मैं क्या बाय कर लूँ, निफ्टी 50 वैल्यू 20, एंड देयर यू कैन गिव द एग्जांपल कि निफ्टी का रिटर्न स्टार्टिंग से अभी तक 12% का है और यहाँ पे कितने का रिटर्न है, दैट इज गोइंग टू बी 17.59। इस इंडेक्स को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज स्टाइल इंडेक्स। तो कितने इंडेक्सेस हैं, 3 पढ़ा दिए। पहला ब्रॉड मार्केट जो पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंसेक्स निफ्टी। नेक्स्ट सेक्टोरियल जो एक सेक्टर की बात करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑटो। थर्ड स्टाइल इंडेक्स, पहले कंपनी को डिवाइड करा जाता है बेस्ड अपॉन मार्केट कैप, फिर बेस्ड अपॉन क्वालिटी एंड वैल्यू। अब मेरा आता है फोर्थ जिसको बोलते हैं मल्टी मार्केट। मल्टी मार्केट का मतलब है ये मल्टीपल मार्केट्स को क्या करते होंगे, रिप्रेजेंट करते होंगे। क्या इसका कोई एग्जांपल है, यस। एक है मॉर्गन स्टैनले वर्ल्ड इंडेक्स। नाउ इसके अंदर कितनी इकोनॉमीज हैं, इसके अंदर 23 डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। ये उनका क्या है, ये उनका इंडेक्स है। इज इट टॉकिंग अबाउट मोर देन वन कंट्री, यस। इसका नाम क्या बन जाता है, मल्टी मार्केट। नाउ इफ आई हैव टू सी हियर, ये देखिए इस इंडेक्स का नाम है मॉर्गन स्टैनले वर्ल्ड इंडेक्स। इसके अंदर कितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, 23। और इसमें सबसे ज़्यादा बोलबाला किसका है, अगर आप टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखोगे, एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी की सारी कौन सी कंपनीज हैं, यूएस कंपनीज हैं। यूएस का वेट कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 72, जापान 5, यूके 3, कनाडा 3, फ्रांस 2 एंड रिमेनिंग इज अदर। इज इंडिया द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड इंडेक्स, नो, इट इज अबाउट 23 डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में ये क्या है, ये इंडेक्स बना हुआ है। तो इस इंडेक्स को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मल्टी मार्केट। सो इफ आई कम बैक टू माई नोट्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विटी इंडेक्सेस, एक है ब्रॉड मार्केट, एक है मल्टीपल मार्केट, एक है स्टाइल, एक है सेक्टर और एक है स्टाइल इंडेक्सेस। चलिए अब मेरे पास आएंगे बेटा 2 कॉन्सेप्ट और। कॉन्सेप्ट नंबर 8 बात करेगा फिक्स इनकम इंडेक्सेस की, कॉन्सेप्ट नंबर 9 बात करेगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की। नाउ इनकी बातें हम कहाँ पे करेंगे, इनकी बातें हम रिस्पेक्टिव इनके चैप्टर में करेंगे। तो मेरे पास एक पूरी यूनिट फिक्स इनकम की है और मेरे पास एक पूरा यूनिट ऑल्टरनेटिव का भी है, बट यहाँ पे कुछ बातें हम कर लेते हैं जिनको आपको याद कर लेना है। नाउ फिक्स इनकम का मतलब क्या है, फिक्स इनकम का मतलब है हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब है आपने किसी कंपनी को पैसा उधारी पे दिया है, वो कंपनी आपका पैसा वापस करेगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा उधारी कौन करता है, सबसे ज्यादा पैसा कौन रेज करता है विद द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज गोइंग टू बी गवर्नमेंट। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। अब पहला पॉइंट, फिक्स इनकम इंडेक्सेस कैन बी क्लासिफाइड बाय, कितने तरीके से आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो, याद रखना है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर, 2 तरीके के इशूअर हो सकते हैं, एक हो सकता है गवर्नमेंट, एक हो सकता है नॉन गवर्नमेंट। फिर है कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब जब आपने उधारी करी, कोई सिक्योरिटी रखी या कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। कूपन, कूपन का मतलब है कितना आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मैच्योरिटी, पैसा कब वापस मिलेगा, 1 साल 2 साल। देन क्रेडिट रिस्क, कंपनी में कितना क्रेडिट रिस्क है। गवर्नमेंट में जनरली क्रेडिट रिस्क 0 होता है, कंपनीज होती हैं AAA, AA, जितनी ज़्यादा रेटिंग होती है उनमें रिस्क उतना कम होता है। फिर कंपनीज आ जाती हैं जिनकी रेटिंग होती है B, C, D, उन कंपनीज में क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। तो किन बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, 5 बातें याद रखेंगे। नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ कूपन, ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर, ऑन द बेसिस ऑफ कोलेट्रल, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। फिर एक आपका आता है दैट इज गोइंग टू बी एग्रीगेट इंडेक्स। एग्रीगेट इंडेक्स क्या बताता है कि एक टोटलिटी में बात करता है कि गवर्नमेंट कंट्री ने कितने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, उस इंडेक्स को क्या बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एग्रीगेट इंडेक्स। फिर इन फिक्स इनकम देयर इज गोइंग टू बी हायर टर्नओवर। अब इसका मतलब क्या है, नाउ मैंने आपको सिखाया था निफ्टी 50 में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और जनरली जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है वो नीचे के लेवल पे होता है, 49 50th कंपनी में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिलायंस पहले भी टॉप 10 का पार्ट था, रिलायंस 20 साल पहले भी पार्ट था, अभी भी पार्ट है और आगे भी रिलायंस इसका पार्ट रहने वाला है। तो वहाँ पे इतना रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। लेकिन बॉन्ड के केस में सोचिए, बॉन्ड्स की लाइफ होती है 5 साल का बॉन्ड, 10 साल का बॉन्ड। क्या इनकी लाइफ एक दिन आएगी, यस। जिस दिन इनकी लाइफ आएगी ये इंडेक्स से आउट हो जाएंगे, सरकार नए बॉन्ड्स इशू करेगी, वो इंडेक्स का पार्ट बन जाएंगे। तो क्या इनमें अदला बदली रिकॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं, आंसर इज यस। पहली बात, गवर्नमेंट ने आज नए बॉन्ड इशू करे, वो इंडेक्स का पार्ट बन गए। सरकार ने कुछ पहले बॉन्ड्स इशू करे थे, वो मैच्योर हो गए, वो इंडेक्स से आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा टर्नओवर हाई होती है। नेक्स्ट,
निफ्टी 50 के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 50 प्लेयर हैं। फिक्स इनकम के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? हज़ारों कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अगर हज़ारों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन्हें बाय सेल करना, रेप्लिकेट करना पॉसिबल होता होगा? नहीं पॉसिबल होता होगा। उन्हें रेप्लिकेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड लास्ट पॉइंट, आज रिलायंस का प्राइस आपको पता है कितने रुपए है? 1200, 1300, मार्केट में बहुत ही ईजिली बिकता है, तो सबको इसकी कीमतें पता हैं। रिलायंस का बॉन्ड कितने का बिकता है? ये बॉन्ड मार्केट इलिक्विड मार्केट होती है। यहाँ पे हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डीलर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, फिक्स इनकम इंडेक्स, एक होता है एग्रीगेट इंडेक्स। एग्रीगेट इंडेक्स किसकी बात करता है? टोटलिटी में बात करता है कि टोटलिटी में इकोनॉमी में कितने बॉन्ड्स इशू हुए हैं। नेक्स्ट, बॉन्ड्स को कैसे क्लासीफाई करा जा सकता है? आप क्लासीफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन इशूअर, बेस्ड ऑन मैच्योरिटी, कूपन, क्रेडिट रिस्क एंड कोलेट्रल। ये याद रखना है। थर्ड, फिक्स इनकम में कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होते हैं कम होते हैं? वेरी हाई होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट, टर्नओवर, अदला बदली कम होती है ज़्यादा होती है? वेरी हाई टर्नओवर, याद रखना है ये पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट, इनकी कीमतें अवेलेबल हैं या आपको डीलर से पूछनी पड़ती हैं? तो कीमतें डीलर से पूछनी पड़ती हैं। यहाँ पे डिपेंड ऑन डीलर फॉर प्राइसेस। आप इसको ऐसे मान के चलिए, आपके घर की कीमत क्या, या आपकी लोकेलिटी में प्रॉपर्टी की कीमत क्या सबको पता है? आंसर इज नो। हमें किससे पूछना पड़ेगा? हमें 99 एकर्स में जाके देखना पड़ेगा या डीलरों से पूछना पड़ेगा? खरीदी बेची नहीं जाती है तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हम डीलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पॉइंट टू बी नोटेड, इक्विटी मार्केट बहुत लिक्विड होती है, लेकिन फिक्स इनकम मार्केट क्या होती है? बहुत ही लिक्विड है। और यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डीलर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, सिमिलर टू प्रॉपर्टीज। चलिए एक बार नोट्स में देख लेते हैं। बेटा, फिक्स इनकम इंडेक्स कैन बी क्लासिफाइड बाय इशूअर, कोलेट्रल, कूपन, मैच्योरिटी, क्रेडिट रिस्क। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटलिटी। फिक्स इनकम सिक्योरिटी इंडेक्स है हायर टर्नओवर, डिपेंड्स अपॉन डीलर। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टरनेटिव। और ऑल्टरनेटिव में पहला आता है कॉमोडिटी। अब बताइए कॉमोडिटी इंडेक्सेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कॉमोडिटी इंडेक्सेस में दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम होती है कॉमोडिटी में कि हम वेट कैसे दें। स्टॉक्स के केस में तो, इक्विटी के केस में तो आपने वेट्स दे दिए बेस्ड अपॉन मार्केट कैप, ठीक है। कमोडिटी के केस में वेट कैसे दिए जाएं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जितनी भी कमोडिटीज एमसीएक्स के ऊपर बिकती हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी बेची जाती है हमारी कंट्री में? दैट इज क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर। ये सबसे ज़्यादा कमोडिटी खरीदी बेची जाती है ना। एमसीएक्स के ऊपर जो भी ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, वो सिर्फ डेरिवेटिव है। इट इज़ नॉट अ स्पॉट मार्केट, जिसकी वजह से जो एक्चुअल रिटर्न है एंड एमसीएक्स का रिटर्न है वो डिफर करता है। तो बच्चे ने कहा मैं मतलब नहीं समझा। ये मैं एआई में, ऑल्टरनेटिव में बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान के चलते हैं कि आपने आज एमसीएक्स के ऊपर क्रूड ऑयल बाय करा, ठीक है, और 100 रुपये का रेट था। नाउ व्हाट विल हैपन? आपने कहा सर मेरे अकाउंट से 100 रुपये कट जाएंगे। चलो अकाउंट से 100 रुपये कट गए, अब क्या होगा? अब क्या आपके घर कोई 1 लीटर क्रूड ऑयल आपके घर डिलीवर करने आएगा? आंसर इज नो। स्टॉक के केस में क्या होता है? 100 रुपये कट गए, आपके डीमैट में एक शेयर आ जाता है, लेकिन आज आपने कमोडिटी बाय करी है, अब हम आपको क्या दें बदले में? तो जितनी भी एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग होती है वो सारी की सारी ट्रेडिंग क्या है? दैट इज अ डेरिवेटिव ट्रेडिंग। बच्चे ने का इसका मतलब क्या है? आप कहते हो, मान के चलिए 15 जून 2026 को मैं क्रूड ऑयल बाय करूंगा 100 रुपये पे। इसका मतलब क्या है? अब ये कह रहे हो बाय 15 जून कच्चा तेल 100 रुपये से ऊपर बंद होगा। मान के चलिए वो 180 रुपये पे बंद हो गया, तो आप क्या कह रहे थे? आपने कहा मुझे देने हैं 100 रुपये, चीज़ की कीमत है 180, तो आप मेरे अकाउंट में कितने रुपए डाल दो? 80 रुपये डाल दो।
तो यहाँ पे कोई डिलीवरी नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, नेट सेटलमेंट। आपने एक चीज़ 100 रुपये की ली है, उसकी कीमत 180 हो गई है, हम आपके अकाउंट में कितने रुपए डाल रहे हैं, 80 रुपये डाल रहे हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड। कमोडिटीज़ में पहली प्रॉब्लम, वेट कैसे दें। दूसरा, यहाँ पे जो स्पॉट की रिटर्न होगी, मान के चलिए आपकी मम्मी ने ज्वेलरी खरीदी ज्वेलर से, वो जितना असली में भागेगा और MCX के ऊपर जो गोल्ड भागेगा, क्या वो रिटर्न बिल्कुल इक्वल होता है? आंसर इज नो। उनमें दोनों में क्या होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस होते हैं। सो अगर मेरे को आपको एक एग्जांपल देना हो, इफ आई गो टू MCX एंड इफ आई टाइप है गोल्ड, अभी गोल्ड का रेट आ रहा है 15,242 फॉर 1 ग्राम। ये रेट कब का है, 5 अगस्त का। इसका मतलब मैं 5 अगस्त को सोना कितने पे खरीदूंगा, 15,242 पे। सोना जितना इसके ऊपर होगा वो आपका गेन है, जितना इससे नीचे होगा वो आपका लॉस है। आप असली में सोने को खरीद बेच नहीं सकते हो। यहाँ पे सिर्फ क्या होने वाली है, यहाँ पे सिर्फ नेट सेटलमेंट होने वाली है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है कमोडिटीज के साथ। पहला, वेट कैसे दें। दूसरा, दीज आर नॉट एक्चुअल प्राइसेस, दीज आर फ्यूचर प्राइसेस। फिर आता है रियल एस्टेट के। यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखेंगे। रियल एस्टेट के 3 इंडेक्सेस होते हैं, एक का नाम है अप्रेजल, एक का नाम है रिपीट सेल, और एक का नाम है इंडेक्सेस ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनका मतलब क्या है, बियॉन्ड माई स्कोप है। कहाँ पे पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिव में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 नाम याद रखने हैं, रियल एस्टेट के इंडेक्स, एक का नाम है अप्रेजल, एक का नाम है रिपीट सेल, और एक का नाम है इंडेक्सेस ऑफ रेट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये आपको याद रखना है। सेम वाइज एक इंडेक्स और होते हैं, दैट इज फॉर हेज फंड मैनेजर। सो हेज फंड के भी इंडेक्सेस होते हैं। अब बच्चे ने कहा हेज फंड का मतलब क्या है, दे आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्योंकि पब्लिक के साथ डील करता है, मेरे और आप जैसे लोगों के पैसे को मैनेज करता है, ये बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड होते हैं, तो सरकार इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगाती है। हेज फंड किसके पैसे को मैनेज करता है, ये मैनेज करते हैं बड़े लोगों के पैसे को, जो बहुत ही अमीर है। और क्योंकि अमीर लोगों के पैसे को मैनेज करते हैं, तो सरकार क्या कहती है, इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस कम लगाती है। अब लॉजिकली सोचिए, इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ये जो भी अपनी रिटर्न बताते होंगे, कम बताते होंगे, ज़्यादा बताते होंगे, तो इनकी जो भी रिटर्न होती है वो क्या होती है, अपवर्ड बायस्ड होती है। प्लस इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि अपनी रिटर्न डिस्क्लोज करें। तो मान के चलिए आपने मेरे से पूछा कि सर आपका पासिंग रेट क्या रहा है, मैंने कहा मैं नहीं बताता। अगर मैं नहीं बता रहा तो मेरे बहुत बच्चे पास हुए हैं, बहुत कम बच्चे पास हुए हैं, बहुत कम पास हुए हैं। मान के चलिए मेरे एक बैच में 100 में से 100 बच्चे पास हो गए। आप नहीं भी पूछोगे तो भी मैं आपको आके बताऊंगा। तो हेज फंड में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे परफॉर्मेंस बताना आपकी मर्जी है, और अगर आपकी मर्जी है तो जो भी आप परफॉर्मेंसेस बताओगे, जो भी इंडेक्स होगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड बायस्ड बनेगा। प्लस कोई तरीका नहीं है अपनी परफॉर्मेंस को वेरीफाई करने का, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जो भी आप नंबर दोगे वो क्या होगा, अपवर्ड बायस्ड होगा। पहला, आपने पूछा सर आपके कितने बच्चे पास हुए, मैंने कहा मैं नहीं बताता। फिर आपने पूछा सर आपके कितने बच्चे पास हुए, मैंने कहा मेरे 100 बच्चे पास हुए। क्या उस 100 को वेरीफाई करने का भी कोई तरीका है, आंसर इज नो। तो ये जो भी परफॉर्मेंस बोलते होंगे अपने मुंह से, वो सारी की सारी क्या होती हैं, दैट इज गोइंग टू बी अपवर्ड बायस। एक बार नोट से देखते हैं। हेज फंड्स रिपोर्ट प्रोवाइड्स देयर परफॉर्मेंस वॉलंटरीली, अपनी मर्जी से बताते हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी उनकी रिटर्न क्या होती होगी, उनकी रिटर्न अपवर्ड बायस्ड होती है। तो ये बहुत लिमिटेड वे में मैंने कराया है बेटा, आपको आगे मतलब जब हम ऑल्टरनेटिव करेंगे वहाँ पे हम ये डिटेल में कवर एनीवेज भी करने वाले हैं। ठीक है, सो विद दिस व्हाट वी कवर्ड, विद दिस वी कवर दिस अमेजिंग चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि निफ्टी में वेट्स मार्केट कैप के अकॉर्डिंग नहीं होते, निफ्टी में वेट्स फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर था और हमने बहुत ही अच्छे समय के अंदर इसको कवर करा। अब आपका काम क्या है, फट से शोजर को उठाएंगे, सारे के सारे ब्लू बॉक्स मॉडल को इसको कवर करेंगे एंड एंड में अपने CFA वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अपना टारगेट रिमेंबर है, वी हैव टू स्कोर 1875। ठीक है, इसी के साथ लगातार सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।